Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and we are doing chapter 12 consumer protection of business studies. So, in my previous video I have discussed with you meaning and introduction of Consumer Protection Act, legal protection to consumers and consumers' rights. In today's video I will discuss with you consumers' responsibilities, marks indicating quality in different products, and reliefs or remedies available to consumer on complaints filed by him. First consumer responsibility is consumer must exercise his rights. As I have explained you in my previous video about consumer rights, तो वो सभी कंज्यूमर राइट्स को एक्सरसाइज करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का कंज्यूमर के पास राइट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सभी राइट्स को एक्सरसाइज करे. अगर उसे कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही प्रोडक्ट के बारे में तो वो उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करे, कलेक्ट करे, वो अपनी बात रखे कंप्लेंट सेल्स में, और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके बाद वो उसका जो रिड्रेसल वाला राइट है उसको एक्सरसाइज करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. देन सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कॉशियस कंज्यूमर. इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसको ब्लाइंडली सेलर जो भी कह रहा है उसकी बातों पे यकीन करके प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए. उसको एक रैशनल कंज्यूमर की तरह चीज़ों को समझना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, प्राइस क्या है, फिर उसे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए. थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्राइवेंसेस. जो जेन्युइन ग्राइवेंसेस है, उसकी जो असल में प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करवाने के लिए, उसके रिड्रेसल के लिए उसको फाइल करनी चाहिए कंप्लेंट. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर वो कंप्लेंट ही फाइल नहीं करेगा तो उससे जो करप्ट बिजनेसमैन है उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करें. अगर कंज्यूमर अवेयर होके कंप्लेंट फाइल करेगा तो उससे ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो स्टॉप हो सकती हैं. फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस. जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब स्टैंडर्ड गुड्स परचेज़ कर रहा है या डुप्लीकेट गुड्स परचेज़ कर रहा है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए. उसे अच्छी क्वालिटी की गुड्स खरीदनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की, डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एड्स. अब जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसमें तो बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया होता है, क्वालिटी को, फीचर्स को बताया होता है प्रोडक्ट की, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता. तो उसको जैसा ऐड में दिखाया जा रहा है ऐड के ऊपर अंधाधुंध ब्लाइंडली बिलीव करके प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए. उसे उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में यूज़ करके और जो फीचर्स उसकी ऐड में बताई गई हैं उसके साथ कंपेयर करना चाहिए कि अगर तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, मतलब जो एक्चुअल उसकी क्वालिटी है वो कम है प्रोडक्ट की जैसा कि ऐड में दिखाया गया उससे, तो उसे ऐड के स्पॉन्सर के साथ मिल के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. कैश मेमो होता है कि जब आप कैश में पेमेंट करते हो तो बदले में जो आपको बिल मिलते हैं, एक रिसिट मिलती है, तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कैश मेमो को संभाल के रखे, क्योंकि आगे चल के अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है, प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल जाता है, ये वो एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं निकलता, तो उस कैश मेमो, उस एविडेंस के बेस पर ही वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसको कंपनसेशन मिल सकता है. अगर कैश मेमो नहीं होगा तो ना तो वो कंप्लेंट फाइल कर पाएगा और ना ही उसको कोई कंपनसेशन मिलेगी. उसके बाद है कि कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी वो फॉर्म कर सकता है ताकि जो इलिटरेट कंज्यूमर्स हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, उनको एजुकेशन दी जा सके और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करवाया जा सके. देन रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट. उसको इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट कैसे? उसे ऐसे प्रोडक्ट परचेज़ करने चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए और पॉल्यूशन को भी कम से कम करना चाहिए. देन उसको ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करना चाहिए. ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सामान को स्टॉक कर कर के रख लेते हैं
और जब फिर बाज़ार में कमी हो जाती है उस सामान की, तो वो हाई रेट पे उस सामान को निकाल के बेचते हैं। इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। जो होर्डिंग है, होर्डिंग भी वही होता है, स्टॉक कर लेना माल का। इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए और कंज्यूमर को सिर्फ लीगल गुड्स और सर्विसेज को ही ख़रीदना चाहिए। ऐसी गुड्स या सर्विसेज को नहीं ख़रीदना चाहिए जो 2 नंबर में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सेल करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि वो टैक्स से बचने के लिए, जीएसटी से बचने के लिए वो रिसिप्ट ही नहीं कट करते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको कैश मेमो के साथ उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए। बी अवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन मार्केट। आपको ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी वैरायटी की गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ मार्क्स इंडिकेटेड क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मार्क लगा होता है, जैसे ट्रेड मार्क टाइप होता है ना, वो लोगोज बने होते हैं। तो जो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल होते हैं, जो उनके ऊपर ISI मार्क अगर है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ISI मार्क कैसा होता है वो आपको यहाँ पर राइट साइड पर शो किया गया है। ISI की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। देन जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होते हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट, मतलब ये जो दूध, कर्ड वगैरह, ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर एग मार्क लगा होता है। ओके, वो दिखने में कैसा होता है, राइट साइड पे आपको सब कुछ दिखाया गया है। देन BIS मार्क, बिस्मार्क। बिस्मार्क की फुल फॉर्म होती है बुरियाऊ ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, या फिर हॉलमार्क भी इसको बोलते हैं। ये होता है गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर। एक होता है वूल मार्क। वूल मार्क होता है जो 100% प्योर वूल होती है, ऊन होती है, उसके ऊपर ये वाला मार्क होता है। एक होता है इको मार्क। इको मार्क होता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बना होता है। ये एक घड़ा टाइप बना होता है मार्क। इको मार्क आया था इंडिया में 1991 में, लॉन्च किया गया था इसको। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीफ्स और रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय हिम। अगर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करता है कंप्लेंट सेल में या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या स्टेट फॉर्म या नेशनल फॉरम में, तो उसको बदले में अगर उसकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो उसको क्या क्या रेमेडीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, वो है ये। या तो देखो क्या हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट में डिफेक्ट था उस प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया जाएगा, या फिर उसमें जो डिफेक्ट थे उस डिफेक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको प्रॉपर रिपेयर वगैरह करके प्रोडक्ट को दिया जाएगा, या जितना उसने प्राइस पे किया था वो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट की वजह से जो उसको इंजरी हुई है उसके लिए उसको कंपनसेशन पे की जा सकती है, या सर्विस में जो भी कमी है उसको दूर किया जा सकता है। जो हजार्डियस गुड्स सेल हो रही थी मार्केट में वो स्टॉप हो सकती हैं। बिजनेसमैन जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा था वो डिसकंटिन्यू की जा सकती हैं। और जो ग्राइव्ड पार्टी है, मतलब जो जिस पार्टी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसको एडिक्वेट कॉस्ट, जितना खर्चा उसका बनता था वो उसको पे किया जा सकता है। या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, डिफेक्टिव गुड्स की जो वैल्यू है उसका कम से कम 5% वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को देंगे, या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को जो कंज्यूमर वेलफेयर वाले काम में लगा हुआ है। और अगर कोई मिसलीडिंग ऐड दी गई थी जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रही थी, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए ऐड में करेक्शन करके उसको दोबारा से इशू किया जाएगा, या जो भी अप्रोप्रिएट पार्टी है उसको जितना उसका खर्चा बनता है वो पे किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।